दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं थलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम देखते हैं नागरिक शास्त्र के एक नए अध्याय पर हम आज चर्चा करते हैं। अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्य प्रणाली। बच्चों, हमने देखा कि हमारा भारत 200 वर्षों से भी ज़्यादा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। जब हमने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, उसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, जान की बाजी लगा दी, तब जाकर के हमारी भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद हमारे लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो हम आज इस कालखंड में स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्य प्रणाली, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक का 189 पृष्ठ निकालेगा। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली। बच्चों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने पिछले अध्याय में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि आखिर देश को कैसे संचालित किया जाए। तो उसके लिए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। और जब संविधान की आवश्यकता महसूस हुई तो बोले उसका ढांचा कैसे हो, शासन किसके हाथों में होना चाहिए, क्या राजतंत्र होना चाहिए? बोले नहीं, राजा का तंत्र नहीं होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। तो लोकतंत्र में क्या होगा? तो बोले जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन होना चाहिए। तो बोले तो जनता कैसे सरकार का चुनाव करेगी और सरकार जब चुनकर आएगी तो उसके कार्य करने के तरीके क्या होंगे? प्रिय बच्चों, इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पर विचार किया गया और इस बात का ध्यान रखा गया कि नहीं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, ऐसी लोकतंत्र की हम स्थापना करेंगे भारत में जहाँ कोई राजा और कोई प्रजा नहीं, सबको समानता का, बराबर का अधिकार होगा और सभी अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे, चाहे वह राजा के घर जन्म हुआ है या एक गरीब के घर। ये समानता का अधिकार लोकतंत्र में सभी को प्रदान किया जाएगा। और बच्चों, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। हमारी देश को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त सन 1947 को। मगर भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। परंतु बच्चों, उस समय संविधान में ये कहा गया कि जनता के द्वारा चुनाव होगा। तो लगभग उस समय 18 करोड़ लोगों ने मतदान में भाग लिया था। परंतु वहाँ समस्या ये थी बच्चों, उस समय हमारे देश में रूढ़िवादी परंपराएं, अंधविश्वासी परंपराओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो बोले आखिर पढ़े लिखे नहीं है तो प्रत्याशी का नाम जानेंगे कैसे? तो उसके लिए आप चित्र में यहां देखिएगा, चुनाव केंद्र में हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग पेटी, अपने पसंद के उम्मीदवार की पेटी को खोजता एक मतदाता का चित्र देखिए। तो वहां पर क्या हुआ था, किसी प्रत्याशी का प्रतीक, जैसे चुनाव चिन्ह होता है पंजा छाप, कमल छाप, हाथी छाप, ठीक है ना, ऐसे निशान बने हुए थे। और हर प्रत्याशी के लिए एक एक बॉक्स, एक डिब्बा बना हुआ था। तो प्रत्याशी क्या कर रहा था, जिसका पहचान है चिन्ह, वो उसको तलाशता था और उसी पेटी में अपना क्या कर रहा था, अपना वोट डाल रहा था। इस तरीके से 1952 का चुनाव हुआ था बच्चों। मगर उस समय बड़ी समस्या थी कि अंचल के दूर दूर तक न तो सड़कों की व्यवस्था थी, न ही वहां पर परिवहन यातायात की सुविधाएं थी, लोग भी अनपढ़ थे। और सबसे बड़ी समस्या आ रही थी उस समय हमारे देश में 85% लोग निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वो अपने उम्मीदवारों के नाम को भी नहीं पहचान सकते थे। तो ऐसे स्थान पर चिन्ह का प्रयोग किया गया कि कौन आदमी, कौन का चिन्ह क्या होगा, और इस तरीके से चुनाव को बढ़ाने का प्रयास किया गया। पहले चुनाव में हम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें बच्चों, तो हम देखते हैं पहले बार व्यस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला। जैसे अभी उस समय बच्चों 21 वर्ष रखा गया, अभी व्यस्क मताधिकार कितना, 18 वर्ष का कोई भी लड़की या लड़का जिसको वोट देने का अधिकार है, जिसका नाम मतदाता सूची में है, तो भारत के हर व्यस्क महिला पुरुष को वोट देने का अधिकार पहली बार भारत को मिला। दूसरी बात, सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की। जो जंगली क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र, जहां मोटर गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं, वहां तक मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई। सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ संपन्न हुए। जैसे आजकल क्या होता है, लोकसभा का चुनाव अलग, कुछ राज्यों का विधानसभा चुनाव अलग, फिर अलग अलग होता है। मगर उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न कराया गया। इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें 85% निरक्षर थे। 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत, मतलब जिनका नाम लिखा गया था कि ये मतदाता सूची में उनका नाम है।
लगभग हम देखते हैं कितने 22 लाख, क्षमा चाहूंगा 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। करीब 1,000 व्यक्तियों पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था। लगभग 10 लाख अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में तैनाती की गई थी। ये उस चुनाव को संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन की योजना थी। इस चुनाव में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते बच्चों, तो यहां पर पहले पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। तो महिलाओं के लिए कहा गया नहीं, जहां महिलाएं वोट डालेंगी वहां महिला ही कर्मचारी होंगे, तो केंद्र में सिर्फ महिला कर्मचारी को तैनात किया गया। अजमेर में तो यहां तक देखने को मिला कि एक महिला रथ में बैठ करके वोट डालने आई थी, और वो भी कैसे, शरीर में बाकायदा मखमली कपड़े से उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, सिर्फ उंगली ही दिखाई दे रही थी, जो कि मतदान के लिए स्याही लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए आवश्यक होता है। फिर यहां देखते हैं कुछ गांव में तो ऐसा हुआ कि पूरे गांव के गांव एक साथ वोट डालना है, कल चुनाव है, ऐसा सोच करके लंबी यात्रा करके मतदान केंद्र में नाचते गाते एक रात पहले, जैसे कल चुनाव है तो आज ही पहुंच गए और वहां नाच गान करते हुए रात बिताई, और दूसरे दिन जुलूस की तरह वो चुनाव में वोट देने के लिए निकल पड़े। ये चुनाव में कैसा उत्साह था, एक वातावरण था, इसका उदाहरण। फिर हम देखते बच्चों चुनाव में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं। तो एक गांव में क्या हुआ, बोले 2 प्रत्याशी के लिए बोले 2 पहलवान को लड़ाते हैं। बोले कैसे, एक पहलवान का प्रतीक ए होगा, दूसरे पहलवान का प्रतीक बी होगा। जो पहलवान जीत जाएगा हम उसी के प्रतीक वाले क्या जो प्रत्याशी है उसको वोट देंगे। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। और जो पहलवान जीत गया, जिसके नाम से वो लड़ रहा था, जैसे एक राम और श्याम, राम श्याम नहीं लड़ रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है, मगर पहलवान एक राम की तरफ से लड़ रहा है, एक श्याम की तरफ से, तो राम तरफ का पहलवान जीत गया, मतलब वोट किसको देना है, राम के जिनके नाम पर उसको रखा गया उसको वोट देना है। ऐसी चुनाव की पहली प्रक्रिया बनाई गई थी बच्चों, मतलब एक नया अनुभव पहले चुनाव में देखने को मिला। कुल मिलाकर बच्चों पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। मतदाता सूची में 46% लोगों ने मतदान किया, महिला मतदाताओं में से लगभग 40% ने वोट डाला। चुनावी हिंसा नगण्य थी, उस समय चुनाव के लिए मारपीट आज जैसे होता है ऐसी स्थिति नहीं थी। और पहले आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस पार्टी को उस समय सबसे ज्यादा सीटें 74% सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। परंतु इसका मतलब अन्य दलों को समर्थन नहीं मिला, ऐसा नहीं। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ क्षेत्रीय पार्टियां ये भी शामिल हुई और इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र, बहुदलीय का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत सारे दलों को लोकतंत्र में पहला अपना प्रभावी कदम रखने का मौका मिला। और 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती गई। बच्चों इस तरीके से एक नए अनुभव के साथ हमारे लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जहां चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने अपने हिसाब से भाग लिया और आज वह लोकतंत्र इतना सफल है कि विश्व के सबसे सफल लोकतांत्रिक देशों में भारत का स्थान नंबर 1 है। हमारा लोकतांत्रिक देशों में भारत का स्थान पहले नंबर पर है और इसका प्रमाण है कि हमारे यहाँ जनता अपनी इच्छा से सरकार चुनती है, अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो वह सरकार को गिरा सकती है, पद से हटा सकती है। आज नरेंद्र मोदी 5 साल तक प्रधानमंत्री है, अगर यहाँ की जनता पसंद करे तो वह दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बन गया, मगर उसके बाद अगर पसंद ना आए तो प्रधानमंत्री को भी हटाने का पावर किसके, जनता के हाथों में है। और यही जनतंत्र और लोकतंत्र कहलाता है। बच्चों कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक दल का वर्चस्व, आखिर ये क्या है एक दल का वर्चस्व, आपका कल के वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।